नमस्कार साथियों, विलंब के लिए बहुत बहुत क्षमा चाहता हूँ। कोई भी चुनाव हो, अगर हम सत्ता में हैं तो हमारा एक कर्तव्य है कि हम आपके माध्यम से वोटर के सामने अपना बही खाता खोलकर सामने दिखाएं कि साहब ये हमारा बही खाता आपके सामने। मुझे लगता है ये परंपरा आवश्यक है और इस परंपरा की शुरुआत का आरंभ कांग्रेस पार्टी ने किया है। बड़े गर्व के साथ मैं कहता हूं, पिछले 5 साल इस पूरे विश्व के, हमारे देश के, हमारे इस प्यारे से प्रदेश के कैसे गुजरे वो आपके सामने है। उसमें 2.5 साल बहुत ज्यादा लोग परेशान रहे कोविड की महामारी से। उसके बावजूद अगर बही खाता खोल के देखें तो मैनिफेस्टो का आपने कितना कुछ हासिल करके दिखाया, इसको देखकर पूरा विश्व अचंभित है। यहां से दिखता है कि नीयत हमारी बघेल सरकार की, यहां कांग्रेस सरकार की कैसी नीयत थी, कितनी अच्छी नीयत थी। ना केवल किसान, ना केवल नौजवान, ना केवल मजदूर, ना गृहिणियां, ना आदिवासी, सब कोई ऐसा वर्ग हो जो जिसको छुआ नहीं हो हमारी यहां की योजनाओं ने, ऐसा आपको कोई वर्ग नहीं दिखेगा। इसलिए बड़े गर्व के साथ अब छत्तीसगढ़ आने के लिए तो प्रतियोगिता है हमारे यहाँ आपस में, हम लोग जितने राष्ट्रीय नेता हैं छत्तीसगढ़ जरूर आना चाहते हैं प्रचार में, क्योंकि यहाँ बोलने को बहुत कुछ करके दिखाया। मैं आपको ये कहानी बड़ी 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 प्रिय कहानी है और सत्य घटनाओं पर आधारित कहानी है। राहुल जी और हमारे कई नेता शपथ ग्रहण समारोह में राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ एक ही दिन में तीनों मुख्यमंत्रियों को शपथ दिलवाने आए। सबसे पहले राजस्थान सुबह आए, फिर मध्य प्रदेश पहुंचे और फिर छत्तीसगढ़। जब वो वापस दिल्ली शाम को राहुल गांधी पहुंचे और उनको खबर आई कि तीनों मुख्यमंत्रियों ने कैबिनेट की मीटिंग बुलाकर ऋण माफी, किसानों की ऋण माफी पर हस्ताक्षर किए। अभी सूरज नहीं ढला और मैनिफेस्टो पर काम होना शुरू कर दिया। बताइए कौन सी ऐसी पार्टी, कौन सी ऐसी सरकार आपने आज तक देखी है जो इस तरीके से इस काम करने की शैली देखी। 2019 में राहुल गांधी जी ने न्याय की बात की, हम नहीं जीत पाए लोकसभा। छत्तीसगढ़ की सरकार ने न्याय को परिभाषित किया, नीतियां ऐसी बनाई कि न्याय मिला। आदिवासियों को धान खरीदी में, किसानों को, आप कोई नाम ले लीजिए, हर वर्ग को वो राहत मिली। अब आइए आप हमारे प्रधानमंत्री की बात थोड़ी देर कर ले, उनकी बात के बगैर अफसाना अधूरा हो। मैं जिसे राहत कहता हूं, अभी जो मैंने बखान किया हमारी राहत का, उसको वो रेवड़ी कहते हैं। अगर धान में किसान को कीमत मिले तो प्रधानमंत्री को उनको उसमें रेवड़ी दिखती है, उन्हें आपत्ति है इस बात से। तेंदुपत्ता की अच्छी कीमत मिले तो प्रधानमंत्री को उसमें भी रेवड़ी दिखती है। आप मुझे बताइए वो रेवड़ी है या राहत है? कांग्रेस तो उसे राहत मानती है। अदानी को दोगे तो वो किसको राहत दे रहे हो आप? क्या अदानी को राहत की आवश्यकता है? राहत की आवश्यकता तो मजदूर, किसान, आदिवासी, मध्यम वर्ग के श्रेणी के लोग, हम सबको राहत की आवश्यकता है। लेकिन प्रधानमंत्री को हम सबको जो मिलता है वो रेवड़ी दिखती है और अदानी को जो मिलती है वो राहत दिखती है। तो अब आपके सामने हर बार जो भी यहां प्रेस वार्ता करता है
वो बही खाता ही बघेल साहब की सरकार का आपके सामने रखता है। मुझे लगता है कि एक एक वोटर को रट गया होगा अब तक तो कि क्या क्या काम हुआ इस सरकार द्वारा। अगर ऐसी सरकार, ऐसी पार्टी हो जिसको, ये एक मुझे बड़ा अच्छा लगा, बड़ा मैंने इसलिए अनुमति ली इनसे, विनोद जी से भी और शुक्ला जी से और राधिका जी से, कि मैं ये आज आपके सामने दिखाना चाहता हूं कि बटन कमल पर दबेगा तो वीवीपैट से अदानी निकले। ये देखिए बड़ा खूबसूरत है, आपके पास है तो एक सब उठा के रखें तो अच्छा लगेगा। पहले ये रिलीज कर दें। ठीक है, बड़े वाले ले लो सर। अब ये देखिए, ये है रेवड़ी। एक सब उठा के। छत्तीसगढ़ की संपदा को अगर गौतम अदानी को सौंपने के लिए ये सरकार में आना चाहते हैं तो नियत आपके सामने। बैठ जाए तो फिर आगे बात शुरू कर। ये हमें वोट क्यों दें उसका बही खाता तो आपके सामने है, उन्हें क्यों न दें यह भी आवश्यक है आपके सामने, उसकी भी बात करनी चाहिए। तो छत्तीसगढ़ के जो बॉक्साइट, आयरन ओर, कोयला, देवभोग की हीरा खदान, तमाम संपदाएं अगर आप अपने दोस्त को देना चाहते हैं तो आपकी पार्टी को कोई वोट दे। हम क्यों आपके दोस्त के लिए यहां सरकार में आपको लाए? ये जनता पूछ रही है, मैं नहीं पूछ रहा, यहां के लोग पूछ रहे हैं। नगरनार इस्पात का मुद्दा हमने अभी पिछले सप्ताह दिल्ली में भी उठाया, वो भी आप अपने दोस्त को देना चाहते हैं, उसका भी आप रास्ता साफ कर रहे हैं। कोयला खदान आप मालूम ही है, पूरा किस्सा आपको मालूम है। सीमेंट कंपनियां जो इस राज्य की हैं वो भी अगर आप अपने दोस्त को देना चाहें। सरकारी बिजली कंपनियों पर कब्जा किसका? आपके दोस्त का कब्जा। नंदराज पर्वत बीजेपी फिर से अडानी को सौंपने के लिए आदिवासियों की आस्था के केंद्र जिसको हम मानते हैं उस पर्वत की खुदाई करना चाहते हैं आयरन ओर के लिए। तो एक दोस्त के लिए अगर आप यहां सरकार बदलेंगे तो साहब वो तो लोगों को मंजूर नहीं। धान खरीदी बंद हो जाएगी। आप देख रहे हैं किस तरह से कर्नाटक जहां कांग्रेस की सरकार आई वहां धान देंगे नहीं, छत्तीसगढ़ जहां कांग्रेस की सरकार है यहां से धान खरीदेंगे नहीं। अरे आप देश के प्रधानमंत्री हैं, वहां हम पैसा दे रहे हैं, कर्नाटक पैसा दे चुकी, जमा करा चुकी, लेकिन वहां आप चावल नहीं देंगे, वहां चावल देंगे नहीं। यहां छत्तीसगढ़ पूरे देश के लिए चावल पैदा करता है, लेकिन आपको मन में ये आ जाता है साहब ये ऐसी सरकार है जो मेरे दोस्त को सब कुछ नहीं देना चाहती, जो गरीब और आदिवासी को सब कुछ देना चाहती है, इस सरकार को मैं असहयोग करूंगा उसके साथ, तो यहां से धान खरीदूंगा नहीं। इस तरह की पार्टी मुझे लगता है उसको वोट मांगने भी अगर वो यहां आए तो खरी खरी सुना दे। वोट तो बहुत दूर की बात है, ऐसी पार्टी को खरी खरी सुनाकर वापस भेजना ताकि नरेंद्र मोदी जी को सुनाई दे कि लोग उनके और उनकी दोस्ती के विषय में क्या कहते हैं। किसान न्याय योजना हो, बिजली बिल जो हमने आधा किया, ये सब खत्म हो जाएगा अगर इनकी पार्टी को वोट, क्योंकि इनकी प्राथमिकताएं अलग हैं। ये सिर्फ दोस्ती निभाते हैं, ये राजधर्म नहीं निभाते। हम राजधर्म निभाते हैं, कोई दोस्ती यारी नहीं है। बेरोजगारी हो, तेंदुपत्ता की कीमतें हो, गोठान बंद करने की जो बात है, ये तमाम बातें आपको अगर पार्टी बदल जाती है, अगर कमल को का बटन दबता है तो ये सारे मुद्दे फिर से आ जाएंगे। इन मुद्दों को फिर लड़ते रहे हम, कई साल निकल जाएंगे, लेकिन फिर न्याय नहीं मिल पाएगा जो न्याय हर वर्ग को यहाँ छत्तीसगढ़ में कांग्रेस शासन ने दिया। आपके सवाल
छत्तीसगढ़ के संबंधित सवाल हो तो ज्यादा उचित रहेगा। बाबा जी, मेरा सवाल है आपसे। आपने बात कही कि जो भी सत्ताधारी पार्टी रहती है उसको अपना लेखा जोखा देना चाहिए। तो कांग्रेस का जो आपने लेखा जोखा दिया है और जो आरोप लगाए उसमें भारतीय जनता पार्टी ने चुनौती भी दी है कांग्रेस को कि एक भी इंफ्रास्ट्रक्चर का काम अगर सिर्फ राजधानी की बात करें तो नहीं हुआ। इस पर क्या कहेंगे? 15 साल जो सत्ता में रहे हो, ऐसा मौका जिसको जनता ने दिया हो, 15 साल मतलब 3 टर्म्स जिसको जनता ने दिए हो, उन्होंने छत्तीसगढ़ को का एक, मुझे लगता है, एक स्वर्णिम काल गंवा दिया। वो हमसे सवाल पूछ रहे हैं। ऐसी स्थिति जहां 2.5 साल कोविड में गुजरे हो, जहां हर वर्ग को राहत पहुंचाना आवश्यक हो, इमरजेंसी एक तरह से राहत देनी हो, ऐसे में अगर ये हमसे सवाल पूछते हैं तो बड़ा अटपटा सा लगता है। साहब, आपके वक्त तो 15 साल ऐसा बहुत अच्छा मौका मिला था। आज जो सामाजिक ढांचा बदला है, सामाजिक परिवर्तन जो हुआ है, जो बीपीएल की आप आंकड़े देखें, जो गरीबी रेखा के नीचे थे छत्तीसगढ़ के, वो कैसे ऊपर उठाए जा रहे हैं। हर चीज वही 40%, 40 लाख, माफ कीजिएगा, 40 लाख लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाना क्या छोटी अचीवमेंट। ये चाहते हैं कि सबसे बड़ा स्टैच्यू बना दिया साहब तो वो विकास हो गया, बुलेट ट्रेन आ गई, विकास हो गया। लेकिन लोगों का की स्थिति क्या है, उनकी आजीविका की क्या स्थिति है, उनका इलाज 25 लाख का मुफ्त कौन सी सरकार देती है, मुझे बताइए। तो काम क्या होता है जो सिर्फ बड़ी बड़ी आप मूर्तियां दिखा दें, कहते साहब देखो हमने ये काम कर दिया, ये वो काम नहीं होता। काम वो होता है जहां मैं अपने बच्चे का इलाज, अपने बुजुर्गों का इलाज, अपने बच्चे की नौकरी वो सुचारू रूप से दे पा रहा हूं या नहीं दे पा रहा। तो ये परिभाषाएं हैं, हम तो चुनौती देते हैं, उनका कोई नेता आ जाए और जहां बोले वहां आ जाए, वहां डिबेट कर लेते हैं साहब। उनके 15 साल बनाम हमारे 5 साल, हमारे 5 साल में हमने वो कर दिखाया जो इनके 15 साल में उसका 50% भी वो लोग नहीं कर पाए। पवन जी, मैं रमेश मिश्रा और नेशन न्यूज़ से। सर, आपने सामाजिक न्याय की बात की है। छत्तीसगढ़ में 2018 के चुनाव में शराबबंदी का वादा किया गया। प्रदेश में सर बहुत बड़ी आबादी ग्रामीण क्षेत्र में, वहां से आता हूं ग्रामीण क्षेत्र से। सर, शराबबंदी नहीं होने से अपराध के आंकड़े लगातार बढ़े हैं और लोग जो ग्राउंड रिपोर्टिंग करने जाते हैं शराबबंदी को लेकर सवाल करते हैं। डिप्टी सीएम भी लगातार कहते नजर आते हैं कि वो आधा तक अधूरा है। क्या लगता है सर, शराबबंदी? देखिए, वो एक लक्ष्य है और उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए एक प्रक्रिया है, कुछ कदम उठाने पड़ते हैं, जो कदम उठाए गए हैं। 100 दुकानें यहाँ शराब की पिछले 5 साल में बंद की गई। शुरुआत होती है। हम नरेंद्र मोदी जी की तरह नहीं है और हमें खुशी है कि उनकी तरह नहीं है कि एक दिन 8 बजे उठ के आए, 5वीं बार दिन में कपड़े बदले, मेकअप वेकअप किया और बोले नोट बंद। वो तो हम नहीं, हम तो प्रक्रिया के हिसाब से करेंगे ताकि समाज में इस तरह से अव्यवस्था भी ना हो जाए। अचानक आके कुछ बंद कर देना, अचानक आके कुछ शुरू कर देना। ऐसा आप 2000 का नोट 7 साल नहीं चला पाए, बताइए। तो हमसे बोलते हैं 75 साल में क्या किया। सुनिए, प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। लक्ष्य है पूर्ण शराबबंदी का। उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए क्या क्या कदम उठाने चाहिए ताकि वो लक्ष्य ना केवल हासिल किया जा सके, उसमें फिर कोई उसका प्रभाव ऐसा ना आए समाज पर कि कोई नुकसान हो। वो हासिल करने में जो समय लगता है वो लगेगा और बड़ी ईमानदारी से ना। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी बहुत बड़ा मुद्दा होता है। आपके पोस्टर में पॉइंट लिखी कि धान खरीदी बंद हो जाएगी, राजीव गांधी न्याय योजना बंद हो जाएगी, ऐसा क्यों? भाई, जो आदमी की नियत सामने है ना, जब रेवड़ी है, तो जब वो रेवड़ी मान के चलते हैं तो आपको क्या लगता है वो करेंगे? उनकी नियत आपके सामने मैंने रख दी, उनकी प्राथमिकताएं, उनकी प्राथमिकता सिर्फ ये फोटो जो है ये है। जब आदमी की प्राथमिकता अडानी हो तो वो धान खरीद और ये सब छोटी बातें उनके लिए बहुत छोटी बात है। एक एक करके सारे सवाल कर रहे हैं। एक मिनट। बीजेपी का यहाँ सबसे ज्यादा फोकस धान को लेकर के ही है
पीएम हर एक सभा में जाकर के कहते हैं कि हम धान का किसानों का सबसे ज्यादा ख्याल रखेंगे। अभी उनका पूरा कैंपेन उसी पे फोकस होकर चल रहा है, इस पे क्या कहना चाहेंगे, इससे कैसे निपटेंगे? अगर धान खरीदी पे उनका इतना ही ध्यान था तो हमें बताइए कि छत्तीसगढ़ की किसान का धान से उनको क्या नफरत थी, क्यों नहीं ले रहे थे उस वक्त, क्यों हमें चावल, मैं थोड़ा देहात का आदमी नहीं हूं ना, मैं शहर का आदमी हूं। तो जब आपके पास समय था, 5 साल आपने आपकी नीयत बता दी, अब आप कुछ भी बोलते रहिए, आपकी बात हम क्यों माने? सर एक सवाल मेरा है। एक सेकंड, महिला पहला एक सवाल पूछ रही है। किस चीज की बोनस? नहीं, आपने सवाल तो बिल्कुल उचित पूछा, लेकिन गलत व्यक्ति से पूछ लिया। मोदी जी से बोल दीजिए, अनुमति दे दीजिए, तुरंत हम कर देंगे। क्यों कम हो जाती है, पहले तो मुझे ये बताओ। हम तो बढ़ाने आए हैं, आप कह रहे हो कम हो जाएंगे। हम मैं मानूंगा ही नहीं, क्यों कम हो। ऐसी स्थिति नहीं आने वाली, अब की बार 75 पास। अब बताओ ऐसी स्थिति क्यों आएगी? ये बड़ा कठिन सवाल है। इतने काम हुए, अब मैं कैसे कहूं कि इस काम की वजह से जीते? तो मुझे लगता है अब रिपोर्ट कार्ड में अगर टीचर लिख देता है 10 में से 10, अब मुझे क्या मालूम कि हैंडराइटिंग के कितने नंबर दिए, किस प्रश्न के कितने नंबर दिए, जवाब के कितने नंबर दिए, टीचर का मूड अच्छा था, मुझे नहीं मालूम। 10 में से 10 मिल गया, अब मैं क्या करूं? इसका विश्लेषण आप चुनाव के नतीजे के बाद करें। मेरा एक सवाल है कि राहुल गांधी केंद्र राज्य में छत्तीसगढ़ में सरकार बनेगी कांग्रेस की, जाति जनगणना कराएगी। अभी कांग्रेस की लिस्ट आई नहीं है, तो क्या उसमें ओबीसी का करना नजर आएगा? अरे आप लिस्ट आने से पहले ही सवाल पूछ रहे हैं, बिल्कुल रहेगा। मुख्यमंत्री कौन है? कितने मुख्यमंत्री है कांग्रेस के? उसमें से कितने ओबीसी हैं? इसके बाद भी आप हमसे सवाल पूछते हैं। आप निश्चिंत रहिए। मेरा जी एक सवाल यह है कि आपने कर्नाटक में भ्रष्टाचार के मुद्दे पर चुनाव लड़ा और जीते थे। छत्तीसगढ़ में भारी भरकम भ्रष्टाचार के आरोप आपके बीजेपी लगा रही है, कैसे इसको? अब वो छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार के आरोप कौन लगा रहा है? भारतीय जनता पार्टी। नहीं, आप गलत बोल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो गठबंधन का हिस्सा है वो लगा रहे हैं। एनफोर्समेंट डायरेक्टर। अब उनके गठबंधन के लोग आपस में जो भी तय कर लेते हैं तो हम मान थोड़े लेंगे। बताइए ना, ईडी क्यों नहीं जाती मध्य प्रदेश में? आप पूछिए ना कभी, क्यों नहीं जाती ईडी गुजरात में? एक सेकंड अभी रुक जाइए। बताइए क्यों नहीं जाती उत्तराखंड में? रोज खुलासे करती है राधिका जी, क्यों नहीं जाती ईडी उत्तराखंड में? हम टिकट करके दे दें, बस की, प्लेन की, ट्रेन की, स्पेशल फ्लाइट दे देते हैं, चलिए जाइए। क्यों नहीं जाती? हमने तो सुना है कि अगले 5 साल के लिए भी ईडी के कुछ अफसर यहाँ परमानेंट मकान बनाना चाहते हैं, क्योंकि बार-बार भेज देती है वहाँ की सरकार। बच्चों ने एडमिशन। लेकिन जारी किया आपने, उनको वोट देंगे तो अडानी की सरकार बनेगी, अडानी के हाथ में रहेगा। आपकी सरकार बनेगी तो क्या अडानी को बैन करेंगे या आप? हमारी सरकार ने जो किया है वो लेखा जोखा आपके सामने है। हम किसान, आदिवासी, दलित, शोषित, मध्यम वर्ग, छोटे व्यापार, छोटे उद्योग, इन सबका स्थान रखते हैं अपने दिल में और अपने राज्य में। सबका स्थान है, इसका मतलब ये नहीं किसी उन्हीं का स्थान। ये थोड़े हो न्याय संगत बात होती है।
उनकी कार्रवाई है वो जाने। तेलंगाना में भी सुना 10 हटा दी, उसमें मैं क्या टिप्पणी करूं? आपने शुरुआत में घोषणा पत्र से की कि 7 तक घोषणा पत्र किए गए वादे से जो वादे पूरे हो गए 36 वादे किए गए जिसमें 2 प्रमुख वादे शराबबंदी दूसरा निजीकरण। आपने शराबबंदी की बताया कि रातों रात नहीं कर सकते, जब घोषणा पत्र में शराबबंदी और निजीकरण शामिल किया गया तो क्या एक्सरसाइज नहीं की गई उसको वादे करना इसके इलीगल रिवॉर्ड जो है वो सवाल। देखिए वो भी प्रक्रिया है, कुछ का नियमितीकरण हो गया, कुछ बचा है। 27% वेतन भी बढ़ा दिया, सरकार भी चली चली क्या गई, आ रही है। आपको जाती हुई क्यों दिख रही है? हमें तो आती हुई दिख रही है। दिलीप जी, देखिए साहब, कोई आज से थोड़ा ही कर रहे हैं। जब इनका नाम कुछ और था, हिंदू महासभा नाम था, तब से कर रहे हैं। जब हमारे और आपके पूर्वज देश को आजाद कराने की बात करते थे, तब भी ये हिंदू मुसलमान करते थे। फिर बने ये जनसंघ, फिर भी यही काम करते रहे। राग इनका नहीं बदला, यही राग चलता रहा। फिर बने ये जनता पार्टी 77 में, फिर भी यही राग। फिर बने ये भारतीय जनता पार्टी, फिर भी यही राग। तो हम इनसे निपटना जानते हैं और ये देश भी इनसे निपटना जानता है। इसकी कोई तोड़ की जरूरत नहीं होती। ये धर्म का जो कार्ड लाते हैं, ये आपको और हमारे को कैसे तोड़ेंगे ये चाहते। इस देश की फैक्ट्री सेटिंग्स कांग्रेस है, कांग्रेस की विचारधारा इस देश की विचारधारा है, और इस देश की विचारधारा कांग्रेस की विचारधारा है। ये बाहर की विचारधारा है जो लाते हैं, ये नहीं चल सकती ज्यादा दिन। जहां संवाद से काम चलता हो वहां ये विवाद पैदा करने की कोशिश करते हैं। विवाद वाले लंबा नहीं चलते, संवाद वाले ही लंबा चलते हैं। इसका एक उदाहरण है भारतीय सिविलाइजेशन हमारी, ये संवाद की सिविलाइजेशन, इसलिए इतना लंबा चल रही। विवाद की सिविलाइजेशन की हालत देख रहे हो आप बाहर। एक एक करके मैं आपसे भी सुनूंगा। देखिए, गठबंधन इंडिया अलायंस 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए ये गठबंधन है। मैं समझ गया आपका सवाल। आपने जब 2 शब्द बोले, मेरे को आखिरी शब्द भी समझ में आ रहा है। ये विधानसभा का चुनाव है, सब अपना भाग आजमा के देख लें। मैं क्यों रोकूं उनको, हम क्यों रोके उनको? भाई सबका हक है ना, लड़ने का भी हक है, हारने का भी हक है। लेकिन इंडिया अलायंस 2024 के लिए एक अलायंस है बड़ी। मुझे लगता है सब साफ नियत के साथ हम लोग सब एक कमरे में बैठते हैं और 2024 में इस देश को एक नई, एक अच्छी सरकार देने का हम लोग एक संकल्प बना चाहिए। ये आपने जो किया है इसमें लिखा है कि कमल दबाएंगे तो हटाने निकले और पंजा दबाएंगे तो क्या निकलेगा? पंजा दबाएंगे तो राहत निकलेगी, हर वर्ग के लिए राहत निकलेगी। पंजा दबाने का तो आपको मालूम है, पिछले 5 साल में इतना काम हुआ, तो अब भी बताना पड़ेगा तो बड़ी अजीब सी बात हो जाएगी। He said that नहीं, उनको क्या आपत्ति है? जरा हम उनसे उन्होंने कहा जानना ना कि चाहते हैं। हम बांटना चाह रहे हैं जातियों में। पहले मुसलमान अगर हमें मालूम ही नहीं होगा कि कौन से वर्ग सीधा के सीधा कितने लोग हैं, तो मुसलमानों को नीति निर्धारण कैसे होगा? कोई ऐसा डॉक्टर मिला आपको जो कहेगा साहब नहीं, मेरे को एक्सरे से आपत्ति है? क्यों है साहब? मालूम कैसे पड़ेगा कि प्लास्टर कहाँ बांधना है, राहत क्या देनी है, दवाई कौन सी देनी है, इलाज क्या होना है? और डॉक्टर मनमोहन सिंह तो जी को ये इतना बात गलत कोट किया बेटा, हमें नहीं समझ में आती। बहुत जाति गलत जनगणना से किया। इतना मनमोहन सिंह जी घबराए हुए थे। कि जिस देश दिन के अप्रैल
में कोलार में कर्नाटक में राहुल जी ने सबसे पहले जाति जनगणना की बात ये की, प्रधानमंत्री तब से प्रधानमंत्री को का भाषण था जो सुना 18 की जगह 20-20 घंटे जागने लगे हैं। एक दिन डिबेट में मैं बैठा मनमोहन सिंह जी के पूरे वक्तव्य को मैंने उद्धृत किया कि जिसमें उन्होंने आवाज नहीं आ रही साहब। जनजाति पिछड़े वर्ग का नाम लिया। बाईस से 0.5 पे 22% से 0.5। आप तुलना करिए, देश की बेरोजगारी के आंकड़े सामने रखिए, छत्तीसगढ़ की बेरोजगारी के आंकड़े सामने रखिए। 0.5% अगर बेरोजगारी है तब भी बेरोजगारी भत्ता देने की नीयत देखिए आप। यहाँ से दर्शाता है कि आप जब तक रोजगार नहीं ले पा रहे हैं, नहीं मिल पा रहा है, तब तक आपको हम भत्ता देंगे। फर्स्ट एड होता है, इसका मतलब नहीं है पूरा इलाज है। पूरा इलाज करने की भी हमारी मंशा है। समरेंद्र जी आपसे सवाल है। समरेंद्र जी भाई वो जो डेटा था जिसकी आप बात कर रहे हैं, वो नीति निर्धारण करने वालों के लिए था। अब नीतियां उसके आधार से बन गई, विधेयक पास होकर राजनिवास में अटका हुआ पड़ा हुआ है आरक्षण का। हाँ, आरक्षण वो नीति पर जवाब सवाल पूछ रहे हैं, वो आंकड़ा मांग रहे हैं। हम तो कह रहे हैं भाई जाति जनगणना आप करा दीजिए ना, 2021 की क्यों नहीं करवा रहे। हमें कहने साहब आप आंकड़ा दो। अरे हमने जो नीति बना दी आप उस पर क्यों बैठे हुए हैं? आप उस फाइल को क्यों नहीं क्लियर कर रहे? पब्लिक तो नहीं मान रही। मोदी जी चाहते हैं, क्यों चाहते हैं? आ गया ना बिहार में आंकड़ा सामने आया ना, क्यों परेशान है? हम करेंगे नहीं, आप करोगे तो पूछेंगे साहब क्यों किया, फिर भी आप करोगे तो कहेंगे अच्छा दिखाओ, अच्छा दिखाएंगे तो कहेंगे पब्लिक को दिखाओ। बहानेबाजी कब बंद करोगे साहब? आप क्यों नहीं करवा रहे जाति जनगणना? हम आपसे ये जानना चाहते हैं।